वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। क्योंकि जब तक ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है हमें ये पता नहीं रहेगा तब तक हम ट्रांसफार्मर के बेसिक्स को नहीं जानेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो ये होगी दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, और ये हो गई ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग से हम सप्लाई देंगे AC सप्लाई, और सेकेंडरी वाइंडिंग में V2 वोल्टेज बिल्डअप होगा, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में V1 वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो इसमें क्या होगा, ये इसका कोर है, और इस कोर में हमने जैसे ही हम सप्लाई देंगे AC सप्लाई, इस कोर में क्या हो जाएगा, हाफ इसमें फ्लक्स सेटअप होगा। तो कौन सा फ्लक्स सेटअप होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स सेटअप होगा दोस्तों इसमें। तो ये हो जा आई म्यू होता है मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। इसमें क्या होता है, AC की जो नेचर है ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, तो ये दोनों हाफ होने के कारण पॉजिटिव साइकिल हाफ होगी और नेगेटिव साइकिल हाफ होगी। इसके कारण ये जो है अपना टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। तो इसमें जैसे ही आप प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई देंगे तो इसकी जो हाफ साइकिल है ये पॉजिटिव होगी और हाफ साइकिल नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये फ्लक्स को सेटअप करेगी। देखो, फ्लक्स को सेटअप कौन करती है, मैग्नेटाइजिंग करंट, अर्थात यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है वो मैग्नेटाइजिंग करंट सप्लाई है। तो इसका जो कोर है, इस कोर में हाफ पॉजिटिव साइकिल बनेगा, हाफ साइकिल, और हाफ अपोजिट में बनेगा नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जब यहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू फ्लो होगी तो ये मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को सेटअप करेगा, और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जब सेटअप हो जाएगी तो इसकी जो हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल नेगेटिव ये चेंज होती जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही आप सप्लाई देंगे V1 प्राइमरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी यही म्यूचुअल इंडक्शन वाली के कारण यहाँ पर वोल्टेज बिल्डअप होगा V2। लेकिन इसके पहले क्या होगा, जैसे ही आप V1 सप्लाई देंगे तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होगी, जिसका नाम, जिसे हम बैक EMF भी कहते हैं, EB। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ EMF इंड्यूस्ड या प्राइमरी वाइंडिंग में बैक EMF उत्पन्न होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अब बैक EMF उत्पन्न हो गया, तो अब ये इसके कोर से कनेक्ट है, तो इसके कोर में सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो इसके कोर में सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी होने के कारण E2 जो है ये बिल्डअप होगा, वोल्टेज किस में होगा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होगा दोस्तों। दरअसल इसमें मैग्नेटाइजिंग जो करंट है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू जो है ये क्या करती है, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करेगी। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको सेटअप करेगी, सेटअप करती है। जब यह फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के कंडक्टर पर परिवर्तित होती है तो इसके सेल्फ इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है जब फ्लक्स सेटअप हो जाती है तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, उत्पन्न सेल्फ इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न हो जाता है। अब यही सेल्फ इंड्यूस्ड EMF के कारण क्या हो जाएगा, आपका यह इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होती तो है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बैक EMF भी कहते हैं। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्या है, ये बैक EMF भी है, EB जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो इसे जब स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे तो सबसे पहले तो आई म्यू जो है आपकी ये उत्पन्न हुई। आई म्यू क्या करेगी, फ्लक्स 5 सेकेंड जो सेटअप करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करेगी। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब सेटअप हो जाएगी तो इससे के कारण क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में, ये प्राइमरी वाइंडिंग पे क्या हो जाएगा, EMF उत्पन्न होगा, अर्थात इसी को हम क्या बोलेंगे, बैक EMF बोलेंगे, -EB। ये सेटअप हो गया, उत्पन्न हो गया। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इंड्यूस्ड जो है, सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होने लगेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर EMF अर्थात बैक EMF उत्पन्न हुआ है, उसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होगा। और इसके कारण होगा जब कोर की फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर परिवर्तित होती है तो उसमें भी क्या होता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग जो करंट है आई म्यू, ये प्राइमरी वोल्टेज V1 से 90 डिग्री लैग करती है। तो ये जो आई म्यू जो है मैग्नेटाइजिंग करंट, ये क्या करती है, जो प्राइमरी वोल्टेज V1 है ये V1 से क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी, मतलब कि पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो 90 डिग्री लैग करेगी, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ये आई म्यू जो है मैग्नेटाइजिंग करंट, ये प्राइमरी वोल्टेज से V1 से 90 डिग्री क्या करती है, लैग करती है। तो लैग यानी होता है पीछे, मतलब कि 90 डिग्री क्या हो जाएगी, ये पीछे हो जाएगी,
प्राइमरी वोल्टेज। वहीं इसका सेकंड पॉइंट बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या बनता है दोस्तों, ये जो प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग दिख रही है आपको, ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें हमने क्या किया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ है, अब इसके कारण जो है प्राइमरी वोल्टेज V1 से 180 डिग्री लैग करेगा। कितना करेगा, 180 डिग्री लैग करेगा। ये दोनों की पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 के कारण, ध्यान से सुनिए, प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्राइमरी वोल्टेज V1 से 180 डिग्री से फेज डिफरेंस पर होती है। तो ये E1 एंड ये जो आपका V1 है, ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है I म्यू और ये जो V1, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस बनेगा, ये बनेगा आपका 90 डिग्री लैग। ठीक है, सेकंड में हमने क्या बताया था, ये जो E1 है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और सप्लाई वोल्टेज V1, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन दोनों की पॉइंट को हमें याद रखना पड़ेगा। अर्थात ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है, ये जो वर्किंग सिंपल वे में कहा जाए तो प्राइमरी में जब आपने सप्लाई दिया, तो प्राइमरी में आपने V1 सप्लाई देने के कारण E1 जो है, ये जो उत्पन्न होगा, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उत्पन्न होगा, जिसे आप बैक ईएमएफ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू फ्लो हो रही है और यही फ्लक्स को सेटअप करेगा। जब तक फ्लक्स सेटअप नहीं होगी तब तक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा और यहाँ पर आपको इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल पर वोल्टेज V2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसफार्मर वर्क करता है दोस्तों। वेलकम दोस्तों, हम देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर, और पावर ट्रांसफार्मर में हम बेसिकली देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर कितने कितने रेटिंग के यूज़ किए जाते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर जो परसेंट रिएक्टेंस है X का मान, तो ये परसेंट रिएक्टेंस अर्थात इसका नाम होता है लीकेज रिएक्टेंस। और लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का होता है, पावर ट्रांसफार्मर का 8% to 12% होता है। ठीक है दोस्तों, और ये फुल लोड पर 100% इफिशियंसी देता है। तो इसके मेन पॉइंट है पावर ट्रांसफार्मर के, हम ये देखेंगे। एक तो इसकी जो रेटिंग होगी, ये होती है 250 kVA के ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर होगा, ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा पावर ट्रांसफार्मर। इसके बाद इसमें क्या है, मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट होता है ये, मतलब कि जो वर्क करेगा ये फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। फुल लोड पर 100% इफिशियंसी देता है दोस्तों। और इसका जो यूज़ करते हैं, इसका यूज़ जनरेटिंग स्टेशन में करते हैं, सब स्टेशन में करते हैं, और बहुत सारे जगह इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका सब स्टेशन जो फुल लोड मतलब 100% लोड पर ये इफ़िशियंसी मैक्सिमम देता है। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है वो 100% लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। इसमें और हम देखेंगे इसका जो परसेंट रिएक्टेंस होता है, ये मैक्सिमम होता है इसका। ठीक है, मतलब कितना, 8% to 12% तक इसका लीकेज रिएक्टेंस होगा पावर ट्रांसफार्मर का। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ज़्यादा जो परसेंट रिएक्टेंस होता है पावर ट्रांसफार्मर का होता है। अर्थात जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मिलेंगे, इनका परसेंट रिएक्टेंस कम मिलेगा आपको, और ये जो पावर ट्रांसफार्मर है, इसका परसेंटेज जो रिएक्टेंस है ये अधिक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर यही है। और पावर ट्रांसफार्मर जो है ये 25 kVA के एबो वाला होता है। ठीक है, इफ़िशियंसी 100% होगी और फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। पावर ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है, ये जो पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का नो लोड की कंडीशन में क्या होगा, 0.3 पावर फैक्टर होगा, 0.35। तो फुल लोड की कंडीशन में 0.35 पावर फैक्टर होगा। तो
तो दोस्तों ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पावर फैक्टर की वैल्यू पूछी जाती है। और जब भी पावर फैक्टर पुअर होगा तो पुअर होने की कंडीशन में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी, ये मैग्नेटाइजिंग करंट ये बन जाएगी आपकी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका कम, मतलब कि लो हो जाएगा या पुअर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी, ये की पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ये 250 केवीए से कम वाला जो रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर होगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा। अर्थात इसमें ये कह सकते हैं हम कि जितने भी ट्रांसफार्मर 250 केवीए से कम रेटिंग के हैं, ये सारे ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाएंगे। इसका यूज़ करते हैं हम जनरली इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। और डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल फेज, 3 फेज के जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे, ये सब इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगी, ये आपकी एफिशिएंसी हाफ लोड या सबसे उससे कम लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। और दोनों, जैसे कि हमने देखा था आपका पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर में बेसिकली हम देखा था 100% लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी थी, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी थी। तो दोनों में डिफरेंस यही है। सेकेंड डिफरेंस इसमें ये मिलेगा कि 25 केवी 250 केवीए से ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आपका पावर ट्रांसफार्मर कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम लोड पर मैक्सिमम जो है इसका एफिशिएंसी 50% लोड पर होता है। तो 50% लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी मैक्सिमम है, ये सिचुएशन होगी आयरन लॉस इक्वल आपका कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस इक्वल जब कॉपर लॉस होगा तो ही मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, ये हमें याद रखना है। और इसमें हम आयरन लॉस को कम रखते हैं, और कॉपर लॉस जब लोड करंट रहता है तब कॉपर लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर की जो डिज़ाइनिंग करेंगे, ये डिज़ाइनिंग करेंगे हम आयरन लॉस की मैक्सिमम पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करेंगे, ये आयरन लॉस की मिनिमम में होगा, और जो परसेंट रिएक्टेंस होगा वो 4% रखेंगे हम। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये बहुत कम समय पर क्या है, फुल लोड पर रखते हैं इसको। मतलब हम क्या करेंगे, इसका जो रिएक्टेंस कम से कम होगा, जिससे क्या है इसका रेगुलेशन जो इम्प्रूव होगा। तो इसी के साथ ये बहुत कम समय में फुल लोड पर चलाता है। और अधिकतर जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हाफ लोड पर ही वर्क करता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये 50% लोड पर, ये 50 जो परसेंट है, 50% लोड पर मैक्सिमम इफ़िशियंसी कैसे होती है इसकी। तो 50% लोड पर मैक्सिमम इफ़िशियंसी देना ये बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये मैक्सिमम टाइम फुल लोड पर चलते हैं, है ना। तो ये बोल सकते हैं हम, ये बहुत कम समय के लिए फुल लोड पर चलते हैं और अधिकतम समय पर हाफ लोड पर चलते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं इसका कि मैक्सिमम टाइम में ये हाफ लोड पर चलेगा, और जब मैक्सिमम टाइम हाफ लोड पर चलेगा तो इसमें या इससे भी कम लोड पर चलता है, तो इसीलिए इसकी जो इफ़िशियंसी है ये 50% होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय में ये 50% लोड पर चल रहा है, तो इफ़िशियंसी भी 50% ही होगा। इसीलिए हम इसको, इस ट्रांसफार्मर का यूज़, इस ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी है वो 50% होती है। और इसको जो डिज़ाइन किया गया है, ये इसीलिए इसे डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है, इसमें आयरन लॉस इज लेस देन कॉपर लॉस होता है। इसके बाद देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में जब कैपेसिटिव लोड होता है, तो कैपेसिटिव लोड के लिए वोल्टेज जो कंट्रोल करते हैं वो निगेटिव होता है। और जितने भी हाई रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर, इसका जो कोर होता है ये फेराइट कोर का बना हुआ होता है। इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखना पड़ेगा हमें, ये की पॉइंट कहलाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वन लाइन फैक्ट है। वास्तव में जो ट्रांसफार्मर होता है एक बूस्टर की तरह ही यूज़ किया जाता है, और जितने भी स्टार स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए हम जो सीटी लगाते हैं वो हमेशा डेल्टा डेल्टा से जुड़ा रहता है। तो हमें ये भी याद रखना है, जो सीटी का यूज़ किया जाता है स्टार स्टार कनेक्शन में, तो ये हमेशा डेल्टा डेल्टा में जुड़ा रहेगा, क्योंकि स्टार स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए हम सीटी लगाएंगे वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का होगा। इसके बाद है ट्रांसफार्मर के साइज, जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसफार्मर का जितना भी साइज है, बड़ा साइज छोटा साइज, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अर्थात यदि किसी ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी अधिक है तो उसका साइज छोटा होगा, यदि फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाए तो साइज क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ा दें तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा। फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, और एक सोलेनाइड की 2 कॉइल का प्रयोग जब करते हैं तो इसमें जो पुल इन और होल्ड आउट जो प्रक्रिया होती है ये ट्रांसफार्मर में ही होती है, और 2 ट्रांसफार्मर समांतर में प्रचलित होता है, और यह प्रति इकाई के आधार पर लोड का सहभाजन भी किया जाता है, अर्थात बैलेंसिंग किया जाता है। इसके बाद की पॉइंट है, समांतर प्रचालन के लिए 3 से 3 मतलब 3 फेज 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है इसको कनेक्शन किया जाता है, जैसे कि डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा, ये कनेक्शन में प्रचालन करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग को आमतौर पर हमें किस में देते हैं, वोल्ट एम्पियर में। ये बताया गया है क्यों होता है, क्योंकि आयरन लॉस और कॉपर लॉस ये वोल्टेज एंड करेंट के कारण होता है, इसीलिए इसकी रेटिंग वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक है, बड़ी यूनिट है इसकी केवीए, इससे बड़ी यूनिट होती है एमवीए। तो स्टील लेमिनेशन का जो प्रयोग है वो सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, मतलब कि सिलिकॉन यदि स्टील को लेमिनेशन करना है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का प्रयोग करना है, तो ये इसको क्या करता है, कंट्रोलिंग करके जो ट्रांसफार्मर की हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करता है, ये बताया गया है। और जितने भी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल जो यूज़ किया जाता है वो एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जो ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल होती है, ये इग्निशन कॉइल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज बढ़ेगा और करंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का जो शीतलन है वो कैसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर को कूलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कूलिंग नहीं करेंगे तो हीट ज़्यादा हो जाएगा, और जब हीटिंग क्रिएट ज़्यादा होगी तो इसके कारण क्या हो जाएगी, वाइंडिंग जल सकती है, और वाइंडिंग जल जाएगी तो ट्रांसफार्मर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को कूलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए कुछ इसके की पॉइंट्स हैं। तो इसकी बहुत सारी 4 विधियां हैं। पहली बात तो 4 विधियां हैं। तो ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग तो होता नहीं है, और जब ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग होता नहीं तो ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में, जिसके कारण इसका क्या है, शीतलन घूमने वाली मशीनों की अपेक्षा बहुत कठिन होता है, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है नहीं, तो इसको ठंडा करने के लिए हमको अलग कोई चीज़ लगाना पड़ेगा। तो रोटेटिंग पार्ट न होने के कारण इसमें हम ऐसा कोई ब्लेड या फैन तो लगा सकते नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम, इसमें ट्रांसफार्मर में ये जो है आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये दोनों टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर के कारण कौन सा लॉस होगा, एक तो आयरन लॉस होगा। आयरन लॉस कहाँ पर होगा, कोर में होगा। और कॉपर लॉस किस में हो जाएगी, ये वाइंडिंग्स में होंगी। किस में हो जाएगी, वाइंडिंग में, जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये बनी होती है आपकी कॉपर की। ठीक है, तो इन वाइंडिंग्स में कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होंगे। ठीक है, और आयरन लॉस कोर में होते हैं, और आयरन लॉस कोर में होते हैं। और ये कौन कौन से 2 लॉस हैं ये भी मैंने बताया है। कौन कौन से लॉस हैं, एक तो हिस्टेरिसिस लॉस है, दूसरा एडी करंट लॉस है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए इसकी 4 विधियां हैं। अब ये 4 विधियों को देखेंगे हम। तो फर्स्ट जो मेथड है इसका, ये है प्राकृतिक शीतलन, मतलब कि नेचुरल तरीके से आप उसको कूलिंग करेंगे आप ट्रांसफार्मर को। तो ये जितने भी 25 केवीए के जो ट्रांसफार्मर होंगे, 25 केवीए रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होंगे,
ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं पहली बात तो। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाने के कारण इनकी जो कूलिंग है ये नेचुरल रूप से कूलिंग हो जाती है। लेकिन सेकंड क्या है इसका, ऑयल शीतलीकरण। तो ऑयल शीतलीकरण का मतलब होता है ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर। ऑयल कूलिंग जो ट्रांसफार्मर है ये 2 MVA तक के बनाए जाते हैं। 2 MVA वाले ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो जो 2 MVA रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होगा ये ट्रांसफार्मर होगा ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों। थर्ड है आपका ऑयल निमज्जित तेल निमज्जित जल शीतलीकरण। तो तेल निमज्जित जल शीतलीकरण क्या होगा, थर्ड पॉइंट। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, ये 2 MVA से अधिक वाला जो ट्रांसफार्मर होगा तो रेटिंग क्या है 2 मेगावोल्ट एम्पियर। तो 2 मेगावोल्ट एम्पियर से अधिक रेटिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें तेल निमज्जित मतलब ऑयल तो होगा ही, उसके बाद भी जल शीतलीकरण होगा। मतलब ट्रांसफार्मर में ऑयल तो होगा ही लेकिन वहां पर आप पाइप लगाएंगे और इस पाइप से क्या करेंगे, एयर को फ्लो करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एयर फ्लो करवाएंगे या वाटर फ्लो करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका, तो ये इसमें क्या किया आपने, पाइप में वाटर फ्लो करेंगे, एयर फ्लो आ रहा है इसके बाद वाला है, इसमें क्या कराएंगे अपन, वाटर फ्लो कराएंगे। अर्थात ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग लपेटी होगी, वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी तो कॉमनली बेसिकली होगी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, आप उसको इंसुलेशन, जो इंसुलेटेड आपका ऑयल है ट्रांसफार्मर ऑयल, उसको डुबाने के बाद भी उसमें आप अलग अलग ऐसे पाइप लगाएंगे जिससे आप वाटर को फ्लो करवाएंगे और उस वाटर जो पाइप है ये ऑयल में डूबा रहेगा जिसके कारण ऑयल ठंडा होगा आपका। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कूलिंग करेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, ये है वायु झोंका शीतलीकरण। मतलब कि वायु मतलब एयर के माध्यम से आप क्या करेंगे, एयर ब्लास्टिंग करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट। ठीक है। तो एयर ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर जो है इसमें क्या होता है कि हम एयर से क्या करेंगे, उसको एयर उस ट्रांसफार्मर के कोर को देंगे या ऑयल को देंगे जिससे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो कूल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। तो ये देखेंगे दोस्तों डायग्राम में, ये है ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर। तो ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर जो है ये देखो, ये कूलिंग ट्यूब्स लगी हुई है, ये क्या है, कूलिंग ट्यूब्स है। ये टोटल पूरा टैंक है और ये अंदर भरा हुआ ऑयल है। ठीक है। ये इसका कोर हो गया आपका और ये वाइंडिंग हो गई। अब ये वाइंडिंग हो जाने के कारण क्या हो जाएगा आपका, इस कूलिंग ट्यूब के माध्यम से इस वाइंडिंग को हम ठंडा कर, और इस वाइंडिंग को कूलिंग ट्यूब जो अंदर ट्यूब लगी हुई है इस ट्यूब में क्या जाएगा, यहाँ से ऑयल जाएगा और ऑयल से इसको ठंडा करेंगे हम। ये वाइंडिंग है। तो ये हो गया आपका तेल या तेल शीतलीकरण या ऑयल कूलिंग जो है, इसकी जो रेटिंग होगी ये 2 MVA होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, तेल निमज्जित जो ट्रांसफार्मर है इसका जो कनेक्शन होगा ये किस टाइप से होगा ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर एक कूलर मतलब कि एक फैन लगा होगा, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का फैन है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ जो है ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग अर्थात ये वाइंडिंग लपेटी गई है। यहाँ पर अंदर ऑयल भरा हुआ है, ये आपका कोर है ट्रांसफार्मर का, और इससे इस पाइप से क्या जा रहा है, आपका ऑयल जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से सर्कुलेट होते हुए ये क्या करेगा, ये गर्म पानी है, गर्म पानी। ठीक है। यहाँ से इसको ठंडा करता जाएगा। तो इस तरीके से इसको कूलिंग करने ये सर्कुलेट होती जाएगी, यहाँ से इस पाइप से सर्कुलेट होती जाएगी और ये ट्रांसफार्मर का ऑयल यहाँ से सर्कुलेट होते होते ठंडा होते जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर का टेस्ट। जो ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट होते हैं ये टेस्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नो लोड टेस्ट क्यों किए जाते हैं और ऑन लोड टेस्ट किए जाते हैं, तो ये टेस्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमें। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, नो लोड टेस्ट जिसे ओपन सर्किट टेस्ट भी कहा जाता है, और ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या ज्ञात करने हैं, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस का पता करते हैं। ठीक है। तो जनरली इससे हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, ये हमें पर्सनली जनरली सभी को मालूम है, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। ये ओपन सर्किट टेस्ट होता है या इसी का दूसरा नाम नो लोड टेस्ट है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, ये ट्रांसफार्मर में इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, हम इससे मैग्नेटाइजिंग करंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।
तो यदि हमें एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हमें मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड आउट करना है तो हम नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका नो लोड टेस्ट, ये ओपन सर्किट टेस्ट कहलाता है, ठीक है। और 3 टेस्ट होते हैं, है ना। तो तीनों रूप से जो है टेस्ट, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी होता है इसे, या इम्पीडेंस टेस्ट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट। इसका डायग्राम जो है इस टाइप से बनेगा। ये हो गया आपका अमीटर लगा है बीच में, ये हो गया आपका सीसी कॉइल, पीसी कॉइल मतलब कि ये वाट मीटर है, ये हो गया आपका वाट मीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे, यहाँ से आप रेटेड वोल्टेज सप्लाई किए, बीच में पैरेलल में आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और इस तरीके से आपने सर्किट को कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हो गया ये कोर, ये कोर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और ये है कोर की सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम सेकेंडरी जो है आपका, इसको क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा सेकेंडरी, क्योंकि ये होता है आपका एचवी साइड, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एलवी साइड, ये लो वोल्टेज साइड और ये हाई वोल्टेज साइड। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेकेंडरी को मतलब एचवी साइड, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखेंगे। तो इस सर्किट में जो वाट मीटर लगा होता है, ये वाट मीटर क्या हो जाएगा, ये लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है, मतलब लो पावर का जो है ये वाट मीटर हो जाएगा। और ये वाट मीटर पर्सनली इसको आपको अमीटर के साथ सीरीज में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आयरन लॉस इस प्रोपोर्शनल टू फाई इस प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा आपका। तो ये जो आयरन लॉस है ये फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, और ये फ्लक्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। तो मेजरमेंट टेस्ट जो है इसमें क्या क्या ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस जो कोर में होता है, और एक तो आयरन लॉस होता है, दूसरा कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस को तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसके पैरामीटर से हम मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे निकालेंगे ये देखेंगे दोस्तों। तो मैग्नेटाइजिंग करंट निकालने के लिए जो पर्टिकुलर इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला होता है नो लोड इनपुट पावर। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये कैलकुलेट पैरामीटर्स है। तो नो लोड इनपुट पावर, तो इसका जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा आपका कॉस फाई, तो ओमेगा 0/V1 I नॉट, तो ये फार्मूला बनेगा इसका। या आपको वर्किंग करंट निकालना है, तो ये वर्किंग करंट निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, I नॉट कॉस फाई नॉट। ये फार्मूला आप इससे वर्किंग करंट निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नो लोड टेस्ट से मैग्नेटाइजिंग करंट आईएमयू को फाइंड आउट किया जा सकता है इससे, क्योंकि नो लोड टेस्ट में क्या हमेशा हम मैग्नेटाइजिंग करंट को निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट इसे आईएमयू कहा जाता है, और इसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, तो दोस्तों जनरली हम नो लोड टेस्ट जो है, नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट से बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपको एफिशिएंसी आप ज्ञात कर सकते हैं इससे, मतलब एफिशिएंसी की टेस्टिंग कर सकते हैं आप। सेकंड है आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसे आप आईएमयू कहते हैं, इसका भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो मैग्नेटाइजिंग करंट यदि आपको नो लोड टेस्ट से आप पता कर सकते हैं, तो इन तीनों पैरामीटर्स को आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमें पता तो है ही, ओपन में आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है, मतलब आयरन लॉस इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 की पॉइंट हो गए। यदि इफिशियंसी निकालना है तो भी नो लोड टेस्ट करोगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन आपको टेस्ट करना है तो भी आप नो लोड टेस्ट के माध्यम से या ओपन सर्किट टेस्ट के माध्यम से वोल्टेज रेगुलेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसी को इम्पीडेंस अर्थात जेड टेस्ट भी कहा जाता है, इम्पीडेंस टेस्ट, इम्पीडेंस टेस्ट भी कहा जाता है इसको दोस्तों, क्योंकि इसका दूसरा नाम इम्पीडेंस टेस्ट भी है। और ये क्या है, ये फुल लोड कॉपर लॉस इससे ज्ञात किया जाता है, मतलब कॉपर हम लॉस करेंगे, मतलब शॉर्ट में कौन सा टेस्ट, शॉर्ट सर्किट जो होता है, तो शॉर्ट की कंडीशन में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, तो इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, इसमें हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। ये तो हमें पता है कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। तो कॉपर लॉस ज्ञात करने का बेसिकली जो रीज़न है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इम्पीडेंस टेस्ट से ज्ञात करते हैं। तो इम्पीडेंस टेस्ट करेंगे हम, तो इससे आप
ज्ञात कर सकते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस डायग्राम में हमने क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो आपका अमीटर है इसे सेम जैसे कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया था वैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से ये कोर से ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अब हम टर्मिनल चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने ओपन सर्किट टेस्ट में क्या किए थे दोस्तों, HV साइड को ओपन रखा था, लेकिन अब हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे, LV साइड को शॉर्ट करेंगे हम। तो ये जो आपका ये LV साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HV साइड, ध्यान दीजिए HV साइड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका LV साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें ये जो HV साइड है इसमें 5 to 10% रेटेड वोल्टेज देंगे हम, 5 to 10% रेटेड वोल्टेज हमें देना पड़ेगा। तो जब 5 से 10% आप रेटेड वोल्टेज देंगे HV साइड, और LV साइड को आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो आपकी जो करंट है ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या हो जाएगा, फुल लोड करंट फ्लो होने लगेगी। कौन सी करंट, फुल लोड करंट, मतलब कि ये जो आपकी I2 करंट है ये फ्लो होने लगेगी। तो जब फुल लोड करंट फ्लो हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना लॉस हो रहा है, अर्थात कि कॉपर लॉस कितना हो रहा है, ये आपको पता लग जाएगा। तो HV साइड जो वाइंडिंग है ना, हम हमेशा HV साइड की, हाई वोल्टेज साइड की वाइंडिंग पर टेस्ट करते हैं, ना कि LV साइड की वाइंडिंग में टेस्ट करते हैं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर ही करते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज में नहीं करेंगे हम, मतलब कि ये जो जिस साइड हम कनेक्ट करेंगे वाट मीटर, ये आपका वाट मीटर हो गया, अमीटर वोल्ट मीटर, ये HV साइड कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है। और इसमें जो मेजरमेंट क्या करेंगे हम, कॉपर लॉस एट एनी लोड, किसी भी लोड पर हम कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आयरन लॉस है, ये जो आयरन लॉस इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, फ्लक्स फाई इस प्रोपोर्शनल टू V होता है। यदि आप वोल्टेज को कम करेंगे तो आयरन लॉस भी कम होगा। ये की पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें जो इसके फैक्ट होते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, टेस्ट फुल लोड कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं। मतलब फुल लोड की कंडीशन में हम कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे। ये टेस्ट कैसा होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर ही करते हैं, मतलब कि HV साइड पर ही करेंगे हम, LV साइड में नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। लो वोल्टेज वाइंडिंग को कॉपर कंडक्टर के द्वारा शॉर्ट सर्किट करते हैं, और HV साइड नॉर्मल वोल्टेज 5 से 10% रेटेड वोल्टेज देते हैं, जिससे क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फुल लोड करंट फ्लो होती है, और इसमें फुल लोड कॉपर लॉस होता है, जिससे हम वाट मीटर से माप लेते हैं। तो हम जो कॉपर लॉस मापते हैं ये वाट मीटर से मापते हैं। कॉपर लॉस किससे मापा जाता है, वाट मीटर से मापा जाता है दोस्तों। और आयरन लॉस बहुत कम होता है, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम, इसलिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों होती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस हैं ये आयरन लॉस होता है, किसके प्रोपोर्शनल में होता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, जो आयरन लॉस है इस प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कि ये आयरन लॉस किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो आपका जो कॉपर लॉस है ये डिपेंड करता है करंट पर। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसमें भी वोल्टेज हो गया और इसमें भी वोल्ट एम्पियर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों हो गया, इसमें भी वोल्टेज और करंट, अर्थात लॉसेज जो है आयरन लॉस, ये जो आयरन लॉस है और ये जो कॉपर लॉस है ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, करंट और वोल्टेज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या होता है बेसिकली, ट्रांसफार्मर में ये जो आयरन लॉस है ये वोल्टेज पर डिपेंड करती है, और जो कॉपर लॉस है ये करंट पर डिपेंड करती है। अतः ये दोनों जो लॉस है ये वोल्ट एम्पियर पर डिपेंड करते हैं, परंतु लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि ये जो है लॉसेस ये वोल्ट एम्पियर पर डिपेंड करते हैं। हम यहाँ लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो लॉसेस है ये वोल्ट एम्पियर में डिपेंड करने के कारण ही ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में सपनर टेस्ट भी किया जाता है, ये इसे
बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। तो सपनर टेस्ट जो है बेसिकली हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में। सपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जब ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, अर्थात कि टेम्परेचर बढ़ जाए ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मैक्सिमम रूप से राइज हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर बहुत हायर हो रहा है, इस कंडीशन में हम सपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, दो इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे। एक क्या करेंगे, 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, वो भी फुल लोडेड ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। दोनों जो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर होंगे ये फुल लोड के होंगे, और ये फुल लोड के जो ट्रांसफार्मर इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो पावर रिक्वायर्ड होता है इसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस बोथ दोनों ट्रांसफार्मर में कंज्यूम किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से हम सपनर टेस्ट का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में आजकल जो ट्रांसफार्मर जो कोर होते हैं ये कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड लेमिनेशन का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम CRGO भी कहा जाता है। तो इससे हो गया C से कोल्ड रोल्ड ग्रोन ओरिएंटेड, ठीक है। तो इस लेमिनेशन का भी यूज़ किया जाता है। और ट्रांसफार्मर का जो शक्ति गुणांक सदैव क्या होता है, मशीनों पर और अन्य लोड पर डिपेंड करता है। तो ट्रांसफार्मर जितने भी मिलेंगे आपको सभी ट्रांसफार्मर के लिए, और उसी प्रकार देखेंगे तो जितने भी इंडक्शन जो मोटर होती है ये हमेशा किलोवाट रेटिंग पर डिपेंड करती है, मतलब कि HP पर लिखा होता है इसमें। तो ये HP पर लिखा हो जाता है क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर है ये स्वयं उनके अपने लोड पर ही डिपेंड करता है। तो सेल्फ लोड पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें क्या लिखा रहता है, HP लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। और जितने भी ओपन ट्रांसफार्मर जितने होंगे, ट्रांसफार्मर जिसका ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं ये कोर में ही किया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि लौह हानियाँ और जितने भी आयरन लॉस कौन कौन से 2 लॉस होते हैं इसमें, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये दोनों लॉस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। और जितने भी ट्रांसफार्मर, अच्छे ट्रांसफार्मर के जो इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है, ये इंसुलेटिंग ऑयल का जो मिनिमम फ्लश पॉइंट जो है, अर्थात कि इसका फ्लश पॉइंट कितना होगा, 140 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये समझो कि 140 डिग्री सेल्सियस में ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है ये इंसुलेशन पंचर कर देता है, अर्थात कि इसमें आग लग जाएगी, इंसुलेटिंग ऑयल में आग लग जाएगी, अर्थात ट्रांसफार्मर जल जाएगा। कितने, 140 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। तो ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑयल ही ट्रांसफार्मर की हीटिंग के कारण ही गर्म होता है। इसमें एक और की पॉइंट है, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन है, मतलब रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर इसमें बहुत अच्छा होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में नियमन ट्रांसफार्मर या रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है।